बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब का एनआरओ हो गया है ख़त्म। अब आप उनकी चीखें जो हैं आइंदा 2-4 दिन में सुनेंगे और उनकी भागदौड़ देखेंगे। कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कभी हाई कोर्ट आएंगे, कभी ये भी इतला है कि वो दोबारा पनागज़ीन हो जाएंगे शायद केपी में जाकर। और चीखें तो पहले ही मार रहे हैं, लेकिन अब जो है आवाज़ जो है वो ज़रा ज़्यादा वो हो जाएगी। रोने वाली आवाज़ें आप सुनेंगे खान साहब के मुंह से। और वो जो उनका टेन्योर है 3.5-4 साल का, उसमें वो कहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो हमारे ज़राए कहते हैं कि जनाब हम आइंदा चंद दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें सामने लाएंगे। वो कहते हैं जनाब जेड़ा वर्का फोल दी उस वर्के ओदा ना। करप्शन से भरी हुई हैं फाइलें। खान साहब के हाथ रंगे हुए हैं करप्शन से। उनके साथियों के हाथ जो हैं वो करप्शन की ऐसी ऐसी वो कहते हैं दास्तानें सामने आने वाली हैं कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, नहीं नज़र आएगी। वो जो जरदारी साहब या शरीफ फैमिली के हवाले से जो बातें थी वो कहते हैं लोग भूल जाएंगे जब डॉक्यूमेंट्स या सबूत सामने आएंगे। ये क्या मामला है। और कल के विलाग में, परसों के विलाग में मैंने ये जिक्र किया था कि उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं और ये आइंदा 10-15 दिन में आप देख लेंगे। और वो काम जो है अब शुरू हो गया है। और फिर नैब का जो ऑर्डिनेंस है, जिस जो तरमीम की गई है, उसमें उस हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि जनाब इसका जो असर है ये मौसर में माजी होगा, नहीं होगा, माजी से इतलाक़ होगा या आज से इतलाक़ होगा जब वो नाफिज़ुल अमल हो गया है जो तरामीम वगैरह उसकी। इसकी जो कानूनी मामलात हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या इससे फ़ायदा होगा नून लीग के रहनुमाओं को या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को? होगा तो किस हद तक होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। और लेकिन एक इससे पहले एक और बात कि खान साहब जो हैं ये बड़े अपनी तरफ से तपे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को मतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो केस था फॉरेन फंडिंग केस वाला, पीटीआई वाला, ममनुआ फंडिंग कह लें आप उसको, उसमें बहुत सारे सबूत जो हैं वो सामने आ गए कि ऐसे इलाकों से, ऐसी फर्मों से या ऐसे ममालिक से फंडिंग हुई है जो पाकिस्तानी कानून के तहत ममनू है, वो नहीं हो सकती। ना पार्टीज एक्ट जो साबिक था और ना इलेक्शन एक्ट, वो दोनों में उसकी ममानत है और फैसला महफूज हो गया है। वो आमतौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो 8-10 दिन से ज़्यादा फैसला महफूज नहीं रखता। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उस पर एतराज़ उठा दिया जनाब इलेक्शन कमीशन की जो साख पे। उनका जनाब 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं सबाई, वही जो हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिए थे पीटीआई वालों ने, वो सारी सीटें डी सीट हो गए थे ना, 25 बंदे, उनमें 20 जनरल सीटें थी। उन पे इलेक्शन हो रहा है, शायद 17 जुलाई को पोलिंग होगी उस पर। तो वो ये पहले से ही फजा बना रहे हैं क्योंकि इन्होंने जीतना नहीं है। वो मैंने पहले भी कहा था कि जनाब वो जितने भी लोग थे जो आए थे पीटीआई की तरफ, पीटीआई को छोड़ के नून लीग की तरफ, उन सबको एक तो नून लीग ने टिकट दे दिया, दूसरा वो तकरीबन इलेक्टेबल्स हैं। वो अपने वो कहते हैं बाजुओं के जोर पे इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। और खान साहब, वो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जनाब देखें जनाब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि 18 सीटें नून लीग ले जाएगी और 2 सीटें हमें मिलेंगी। वो भाई आपकी औकात ही शायद इतनी हो। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये कि बाकी इलाकों का तो मुझे इस हद तक नहीं पता, लेकिन लाहौर में 4 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। और जो 4 हलके हैं उनमें एक तो अलीम खान साहब हैं, 7,000 वोटों की लीड से वो जीते थे 2018 में। अब वो नून लीग के टिकट पे, अलीम खान को नहीं पकड़ा जा सकता। उनके मुकाबले में अकरम उस्मान साहब हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो अलीम खान की गर्द को भी ये पहुंच सके। और दूसरा हल्का है 168, वो वहाँ कभी साद रफीक साहब 2018 में जीते थे इलेक्शन, वो एमएनए भी हो गए थे, एमपीए भी हो गए थे, तो फिर उन्होंने एमपीए वाली सीट छोड़ दी थी और ये असद खोखर साहब को पीटीआई ने टिकट दे दिया था। असद खोखर साहब भी छोड़ गए पीटीआई को, वो भी नाहल हो गए या डी सीट हो गए। तो अब असद खोखर साहब जो है वो चंद सौ वोटों से जीते थे, अब वो नून लीग के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार हैं और यहाँ बहुत असरात हैं साद रफीक साहब के। और ये सीट भी जो है ये पीटीआई को नहीं मिलने वाली। ये मैं लाहौर की सीटों की बात कर रहा हूँ। और फिर हल्का पीपी 170 जो है, ये ओन चौधरी के भाई जो थे उन्होंने ये इस जहाँ से इलेक्शन लड़ा था, अमीन जुल्करनैन मेरे ख्याल उनका नाम है,
और उन्होंने कोई 5-6 हज़ार वोटों से नून लीग के उम्मीदवार को हराया था। अब वो जो अमीन जुल्करनैन साहब हैं वो नून लीग के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने काम तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ जो है ये पीटीआई वालों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये सीट्स थोड़ी सी डामाडोल है, 50-50 आप कह लें इसको, 100% नहीं है। और फिर 167 पीपी जो है हल्का, वहाँ से नज़ीर चौहान साहब जिनका फड्डा पड़ा था शहजाद अकबर के साथ, उनके मज़हब पे उन्होंने कोई तनकीद कर दी थी और फिर जेल भी रहे कुछ अर्सा, तो वहाँ जनाब वो भी नून लीग के टिकट पे अब है। और उनके मुकाबले में शबीर गुजर साहब हैं। यहाँ भी नून लीग वालों का काफ़ी ज़ोर है और नज़ीर चौहान साहब के अपने भी बहुत सारे वोट हैं यहाँ। लेकिन वो जो गुजर बरादरी है, ये जो इलाका है यहाँ गुजर बरादरी बड़ी तादाद में मौजूद है, तो लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि नज़ीर चौहान साहब को एज हासिल है। वो ज़ाहिर है हुकूमत भी तो है ना यार, पंजाब चो ना दी, ये भी तो होता है ना। तो अब यहाँ पे लाहौर में ये मैं समझ रहा हूँ कि 3 सीटें पक्की हैं नून लीग की, एक सीट जो है वो थोड़ा डामाडोल है। तो यही पंजाब में बाकी इलाकों में यही सूरत हाल है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब पहले से ही फजा बना रहे हैं कि जब असी जाना हार तो सानू इन्होंने कर देना पता नहीं की। और वो जो वो कहते हैं 1970 का इलेक्शन बड़ा फेयर सी, उसके बाद कभी फेयर इलेक्शन होया ही नहीं और हमेशा इलेक्शन कमीशन की साख पे सवालात उठते रहे हैं और ये होता रहे, ये कह रहे हैं वो। और भाई 1970 वाले इलेक्शन वो जो लोग थे उनसे भी ज़रा पता करें कि मशरक़ी पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन हुआ था। अभी इलेक्शन 11 बजे ही कह दिया था शेख मुजीबर रहमान ने कि जनाब शोकरा लोग कहते थे कि मैं सारी सीटें हमने लेनी है, लेकिन मैंने कहा 2 सीटें छोड़ दें, एक बुड्ढे के लिए यानी नूरुल अमीन साहब के लिए और एक जो है राजा के लिए यानी राजा त्रिदेव राय साहब जो थे उनके लिए एक। और यही हुआ, यही रिजल्ट हुआ वहाँ कि ये 2 सीटें जो थी ये सिर्फ जीती थी अवामी लीग के अलावा लोगों ने। तो फिर आप उसको कैसे फेयर इलेक्शन कहेंगे? फेयर इलेक्शन का मतलब ये थोड़ा आता है कि आप अगर आपके वो उन्होंने पोलिंग स्टेशन भी कब्जा किया हुआ हो, मुखालफिन अंदर ही ना आ सकते हों और खौफ की फ़ज़ा हो, तो वो फेयर इलेक्शन होता है। बहरहाल अगर कहते हैं बहुत सारे तरीक़ेदार ये कहते हैं कि ना वो बड़ा फेयर इलेक्शन था 1970 का जो इलेक्शन था, वो मशरक़ी पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि फेयर इलेक्शन था। वो जो रिपोर्टें थी वो तो जमात इस्लामी की भी काफ़ी सारी सीटें निकाल के बैठे हुए थे, लेकिन नहीं हो सके। बहरहाल ये एक अलग इशू है, इसको अलग कर देते हैं। अच्छा, अब जो खान साहब की चीखों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ज़ाहिरन नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हो गई है, तो वो कह रहे हैं जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा और इसको चैलेंज करूँगा सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल चैलेंज करें, उनका हक है, हर बंदा चैलेंज कर सकता है जो भी अगर समझते हैं। और खान साहब तो इससे भी ज़ाहिर है मुतासर भी होने वाले हैं। देख लीजिएगा आप कि खान साहब ने जो तरमीम है उनके तहत फंसना है। मैं कह रहा हूँ एनआरओ ख़त्म हो गया, ये एनआरओ इन्होंने खुद अपने आप को दिया हुआ था, वो एनआरओ ख़त्म हो गया। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बल्कि जो आलमे इस्लाम है उसकी पहली खातून वज़ीर आज़म। तो उनकी आज सालगिरह है, जन्मदिन है उनका, तकरीबात भी हो रही हैं। तो मेरी मोहतरमा से कोई ज़्यादा, वो जब हाई कोर्ट में पेशी पे आती थी तब उनके साथ हेलो हाय हो जाती थी। जरदारी साहब के साथ भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई। तो हाई कोर्ट में उनके केस लगे हुए थे साहब के, मुख्तलिफ रेफरेंस वगैरह ये वो इस तरह के। तो उसमें उनमें जो एक खूबी मैंने देखी कि उस वक्त रिपोर्टर्स जो थे हाई कोर्ट के वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन मोहतरमा के केस के हवाले से बहुत सारे लोग आ जाते थे। तो वो पहली एक आध मुलाकात पे जब उनसे बात हुई थी, बंदा तारफ़ करवाता ना जनाब मैं फ़लाँ अखबार से हूँ, मैं फ़लाँ से, मैं नाम मेरा ये है वो है, तो दूसरी दफ़ा फिर उनको तारफ़ करवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बल्कि हम तो ये कहते थे कि अगर वो 5 साल बाद भी मोहतरमा को मिले तो वो शायद नाम लेके हमें बुलाएं कि हाँ अभी सईद की हाल है जनाब, शाकर की हाल है, ठीक हो, ये वो, ऐसे वो ख्याल है कि उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी इस हवाले से। और इस पर हम बड़े खुश थे कि हर दफ़ा उनको तारफ़ नहीं करवाना पड़ता कि जनाब मैं फ़लाँ हूँ और फ़लाँ अखबार से हूँ। वो अगर सामने जाते थे तो हेलवा वजह नाम ले लेते थे वो इस तरह। उनका हाई कोर्ट में एक वाक़या है कि वो जनाब वो एक दिन अदालत में पेश हुई और राशिद अजीज़ साहब का बेंच था जस्टिस साहब का। तो वो आई हैं तो जनाब वहाँ उन्होंने उनका पाँव उलझा है थोड़ा सा, एक तार नज़र आई, वो वायर।
तो उन्होंने, वो बड़ी तेज खातून थी, उन्होंने देखा हो कि ये तार क्या है, उन्होंने तार पकड़ ली और वो तार पकड़ के उसके साथ जब गई हैं तो वो जनाब एक जगह पे रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो जो उस कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई, तो वो रिकॉर्ड हो रही थी, रिकॉर्डिंग के आलात वहाँ लगे हुए थे और उन्होंने फिर शोर मचा दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो गुलाम हसाक खान ऐवान सदर में बैठ के मॉनिटर कर रहा है, मुझे देख रहा है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ सुनवाई जा रही है मामला। तो जज साहब मुकर गए, उनका पता नहीं किन्ने लाई है किन्ने लाए ने। हालांकि उस वक्त जो अब्दुल सलाम खावर साहब थे, मेंबर इंस्पेक्शन टीम, उन्होंने मुझे बताया, वो किताब भी लिख रहे हैं, उसका जिक्र भी वो करेंगे अपनी किताब में, कि जज साहब ने उन्हें कहा था कि जनाब ये ना ज़रा रिकॉर्डिंग करनी है, बेनज़ीर का बयान जो होता है वो इतना तेज़ बोलती हैं और अंग्रेज़ी का जो लबो लहजा है उनका ऐसा है कि वो हमारा स्टेनो लिख नहीं पाता। तो बाद में फिर हम उसको लिख लेते हैं कि मोहतरमा का वो PID से वो आलात मंगवा के उन्होंने वो रिकॉर्डिंग कर, और खैर वो मोहतरमा नाराज़ होकर जनाब एहतजाज करके चलेंगी, बार में चलेंगी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स लाइफ रिफॉर्म के बुकला इकट्ठे हो गए, शोर शराबा हुआ और बड़ी मुश्किल से फिर उनको मना के दोबारा लाया गया। तो उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले ये आलात जो है हटाएं। तो उन्होंने कहा जनाब असल मसला ये है, वह बता दिया उनको चैम्बर में, उनके वकील जब गए हैं तो उनको बता दिया जज साहब ने कि यार ऐसी है कि हमारे वो जो स्टेनो साहब हैं या वो जो लिखने वाले हैं उनको समझ नहीं आती वो क्या बोलती हैं, तेज़ बोलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग का अहतमाम किया है। तो फिर मोहतरमा ने कहा कि नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाऊंगी। बहरहाल मोहतरमा की वो सालगिरह के हवाले से मुझे ये वाक़या याद आ गया, शायद मैंने पहले भी बयान किया है। अब बताइए ना खान साहब की चीखें कैसे चीखें निकलेंगी उनकी। अच्छा, एक तो ये पहले देख लीजिएगा कि जो नैब ऑर्डिनेंस है इसके बारे में, ये एक स्पेशल कानून है, स्पेशल लॉ है। आइन के आर्टिकल 12 के तहत किसी शख्स को किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती कि जब उसने वो जुर्म किया या वो इकदाम किया उस वक्त उसको पकड़ने के लिए या उसको सज़ा देने के लिए कानून मौजूद नहीं था। यानी कोई भी कानून जो है वो मौसर बे माजी नहीं होता। लेकिन ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है जो मुशर्रफ साहब ने जारी किया था, उसमें की शिक 2 है, वो ये कहती है कि इसका अतलाक जो है ये 1 जनवरी 1985 से होगा, यानी ये मौसर बे माजी है। ऐसा नहीं कि जनाब इसका अगर आज जो तरमीम की जा रही है कि इसका जो पीछे हो चुके हैं, जो अंडर ट्रायल हैं जो मुलजमान, उनको उनका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, फ़ायदा या असर कह लें, फ़ायदा कह लें या नुकसान कह लें, जो भी है उसका असर उस पर होगा, क्योंकि ये कानून जो है ये 1985 से नाफिज़ुल अमल, जो भी तरामीम की जाएंगी वो भी 1985 से नाफिज़ुल अमल तसव्वुर की जाएंगी। ये जो कह रहे हैं ना ख्वाजा आसिफ या नून लीग के दीगर रहनुमा कि जनाब इसका हमें तो फ़ायदा ही कोई नहीं होना, ये तो इसका तलाक आगे से होना है, ऐसा नहीं है। इसका तलाक जो है वो माजी से ही होना है, जब तक कि ये ना लिख दिया जाए तरमीम में कि ये जो तरमीम की जा रही है इसका अतलाक माजी से नहीं होगा, मुस्तकबिल में होगा। इनके खिलाफ वैसे भी जो केस हैं वो कमज़ोर ही हैं, वो इसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अब वो जो तरामीम की गई हैं वो जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में इसमें तरामीम की गई हैं। सबसे बड़ी जो तरमीम है वो ये है कि पहले ये होता था कि जिस पे इल्ज़ाम लग जाए कि जनाब इसने ये करप्शन की है, ये घपला किया है, उसने साबित करना होता था जनाब मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह ही, यानी अगर मुझ पे इल्ज़ाम लग गया कि मेरी आमदनी से ज़्यादा मेरे असासे हैं तो मुझे साबित करना पड़ेगा, मनी ट्रेल मुझे देना पड़ेगी। लेकिन जो फैसले हो चुके हैं और जो अपीलें चल रही हैं उन पे मेरा ख्याल इसका अतलाक नहीं होगा। नवाज शरीफ वाले जो केस पे है, वो जो एवन फील्ड वाला है, उस पर मेरा ख्याल अतलाक नहीं। वैसे इतना कमज़ोर केस है, जो उनकी जो बेल जब हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो जजमेंट बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट थी, उसमें एक एक नुक्ते पे उन्होंने, वो जो अदालत है उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी। वो मेरा ख्याल अगर वही ये दलाइल अपने बना लें इरफान कादर साहब, तो मेरा ख्याल है कि वो काम जो है वो वैसे भी सीधा पता रह जाए काम होया लगता मैनू, वो हुण गड़बड़ गल नहीं। लेकिन खान साहब इसमें फंस गए हैं। उसकी तारीफ मुख्तलिफ जो है
करप्शन की, उसमें कोई तब्दीली की है, ये वाली तब्दीली की है कि जनाब नैब अब साबित करेगा कि जनाब इसने ये जुर्म किया है। और खान साहब का मैंने जिक्र किया है कि जनाब दस्तावेजी ऐसे सबूत मिले हैं हुकूमत को कि खान साहब का बचना बज़ाहर, आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन बज़ाहर मुश्किल नजर। खान साहब को भी इस बात का पता था। खान साहब ने 3 मुख्तलिफ तरामीम की नैब ऑर्डिनेंस में, और उसमें तीनों में खान साहब की कोशिश ये थी कि उनकी हुकूमत में या उनके दौरे हुकूमत में जो करप्शन के वाक़यात हुए हैं या जो करप्शन हुई है वो उसमें पकड़े ना जाएं। उन्होंने उसमें जो हालिया आखिरी तरमीम उन्होंने फरमाई थी वो ये थी कि कोई अफसर या कोई सरकारी ओहदेदार, कोई वज़ीर आज़म, जो भी उसमें आएगा, वो बतौर वज़ीर आज़म या बतौर सरकारी अफसर या सरकारी ओहदेदार उसने जो कोई हुक्म जारी किया होगा वो बेशक करप्शन बाद में साबित हो जाए या जो भी इलीगल हो या उससे सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचा हो तो नैब नहीं पकड़ेगा उसको। इन्होंने अब वो चीज़ ख़त्म करके पुरानी डगर पे ले गए, और जो सेक्शन 9 है उसके तहत खान साहब के गिर्द शिकंजा जो है वो बड़ा मजबूत हो गया। नैब ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी अपने इख्तियारात का ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचे। खान साहब उसमें आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो मिसाल है वो जो मलिक रियाज वाला इशू बना हुआ है कि 19 करोड़ जो पाउंड आए थे नेशनल क्राइम एजेंसी के बरतानिया ने जो पकड़ा था इनका वहाँ मामला, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को उन्होंने वापस किए थे। इन्होंने काबीना के इजलास में बंद लिफाफे में मंजूरी ले ली कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और मैंने ये खबर पहले भी, बहुत अरसा पहले भी मैंने ये अपने 1-2 वीलॉग्स में इसका जिक्र किया था। शीरी मज़ारी ने वहाँ रोड़ा डाला था कि जनाब ये आप हमें वो बंद लिफाफे में क्या, हमें पता ही नहीं। तो अब नैब के ज़राए से मेरी बात हुई है, तो नैब वाले कहते हैं ये साडा केस है और असी इन्हू फड़ना, और वो कहते हैं काम शाम हो रहा है, जमा तफरीकें लग रही हैं, सारा कुछ हो जाएगा। और वो वजह ये बयान कर रहे हैं, वो कह ये रहे हैं कि जो 2 लोग हर सूरत में, इसमें पूरी काबीना पकड़ी जा सकती है जिन्होंने बगैर देखे ये मंजूरी दे दी। और उस वक्त तो जब ये पैसे आए थे उस वक्त तो पाउंड की कीमत ज़रा कम थी, तो मेरे ख्याल उस वक्त ये तकरीबन 38 अरब रुपए बनते थे। अब वो कहते हैं 50 अरब, और 5 अरब का घपला मारा इन्होंने। इल्ज़ाम ये है कि शहजाद अकबर और इमरान खान ग्रुप ने, और उसमें सारे फिर जायदादें भी बहरिया टाउन से ली ना इन्होंने, 700 कनाल के करीब जगह भी आपको पता है इन्होंने ली थी ना। फिर उस पर इनकी भी, इन्हीं के भी साइन हैं, और फराग गोगी भी है, और खान साहब भी उसमें शामिल हैं। तो ये सारे उसमें, वो कहते हैं कि वो लोग जो 2 बंदे तो हर सूरत में पकड़े जाते हैं। एक खान साहब जिन्होंने हाथ में पकड़ के लिफाफा दिखाया कि ये है, इसकी मंजूरी देनी है, और दूसरे शहजाद अकबर साहब जिन्होंने लिफाफा पेश किया कि इसको खोलना नहीं, बंद ही इसकी मंजूरी देनी है। वो दोनों हर सूरत में इसमें पकड़े जाएंगे। और फिर वो जिन्होंने खुद को बचाया हुआ था, एनआरओ दिया हुआ था खान साहब ने, उसमें ये ऐसे पकड़े जाएंगे कि जनाब इनका जो मसलन चीनी वाला, पेट्रोल वाला स्कैंडल और आटे वाला स्कैंडल, जितने भी स्कैंडल जैसे हैं उन तमाम में इंक्वायरी होगी तो खान साहब जाएंगे पकड़े। अब खान साहब की चीखें इसलिए बुलंद हो रही हैं, ये कोई इनको और इतना नहीं है, इनको पता है कि जो केस मैंने बनवाए थे, और खर्शीद शाह को देख लें कैसे पकड़वाया था बेचारों को, वो नैब पकड़ ही नहीं रही थी उन्हें। इन्होंने फिर बाजवा साहब और फैज़ हमीद से शिकायत की, जनाब नैब फट नहीं रही उन्होंने, और फिर बाजवा साहब ने कहा उन्हें कि यार इन्हों शाम तक पढ़ो खर्शीद शाह साहब को। ये ऐसे वो हो रहा था। मालम जप्पे वाला जो इशू है, मालम जप्पे में नैब वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब वो अदालत का हुक्म आ गया इसलिए हम ये इंक्वायरी बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट अब चीख रही है, पेशावर हाई कोर्ट को, असी कदों बंद करवाया भाई जी, कदों बंद करवाया। और वहाँ पे वो जो वहाँ की जंगलात है पेशावर, वहाँ अभी तक स्टे चल रहे हैं। तो जंगलात की जो सूरत हाल है, जंगलात जो है उस पर इंक्वायरी शुरू हुई कि जनाब जो इन्होंने सुनामी ले कहना था, पता नहीं कितने अरब वो उन्होंने दरख्त शरख्त लगाने थे। वो पिछले दिनों में केपी में 250 वाक़यात होंगे आग लगने के जंगल में, और ये खबरें आपने देखी होंगी कि 248 एकड़ जंगल जो है वो जल गया है।
वो पहले भी वो कहते हैं कि गलत था, वो कहते थे ना पता नहीं 1 अरब हमने दरख्त लगा दिए केपी में, वो भी जड़ी बूटियों को भी गिना हुआ था इन्होंने, और खुदरो पौधे जो थे उनको भी गिना हुआ था जंगल जंगल में, कहीं हमने लगाया है, उसमें भी इन्होंने पकड़े जाना है खान साहब ने। बहरहाल ये पीला हो गया लंबा यार। वो पहले वो मैं बात कर रहा था ना, जो थ्रेट जारी हुआ, जो CTD ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, केपी ने जारी किया था, कल भी हमने हल्का सा जिक्र किया था उसका, तो कि वो जनाब के इनको कोई वहाँ से हायर कर लिया गया बंदा, वो खान साहब को कत्ल करने के लिए आएगा, जो भी होगा। वो हसास अदारों ने इंक्वायरी की है उसकी, और जो वजारत दाखिला के पास रिपोर्ट पहुंची है, वफाकी वजारत दाखिला के पास, कि कोई थ्रेट श्रेट ऐसा कोई सबूत बात है ही नहीं। वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर सबूत है तो बता दें, वो कोई सबूत बात तो है ही नहीं, वो झूठ बोल रहा है खान साहब ने, और उसमें पकड़े जा सकते हैं कि खान साहब एम ही अपने आप को बता रहे हैं, कभी मेरी जान को खतरा है, कभी कुछ मुझे है, कभी कुछ मुझे है। खान साहब उसमें भी पकड़े जा सकते हैं। और फिर वो जो काबीना है, आज इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने जो खान साहब को पकड़ने के लिए जो इनकी करप्शन है, मलिक रियाज वाला जो इशू है, उस पर उन्होंने मुतलका अदारों को कहा कि जल्दी जल्दी करो खान साहब को। और मैंने तो कहा था कि शायद 15 जुलाई 10-15 जुलाई तक मामला, मुझे लगता है कि इससे पहले खान साहब का वो उन्होंने वो पकड़ने के लिए कार्रवाइयाँ शारवाइयाँ जो भी है वो शुरू कर देनी। 25 तक उनकी बेल है, जो उन्होंने राहदारी बेल करवाई हुई है मतलब। और उसके बाद फिर वो अभी तक तो वो मुतलका अदालतों में गए नहीं, 14-15 केस है उनके, 14-15 पेशियाँ उनको भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन वो अभी तक तो बेल शेल के लिए कहीं गए नहीं। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करवाने की कोशिश करें। अब एक दफ़ा KPC होके आ गए, और 25 दिन उन्होंने, 25 तारीख तक वो उनकी है, तो फिर वो 25 से राउंड बोर्ड पहले 1-2 दिन पहले हो सकता है निकल जाए फिर KP में। और क्योंकि वो जज साहब ने ये फरमा दिया था, चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट ने, कि ए तुम 25 तारीख तक तो मौज करो ना, तो बाद च जरूरत पई तो फिर तुम बुला लांगे, अगर जरूरत है दोबारा रजू कर लेना। ये उसमें कोई इस तरह का मामला है। बहरहाल ये हो गए। और ये जो खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं ना, जो NRO दे सकते थे, वहाँ जो है वो खान साहब ने कुछ एक बात ऐसी कर दी कि वो भी सख्त नाला है। खान साहब की गुफ्तगू की एक, अब एक कह लें कि सबूत कह लें आप, अब मैं ये नहीं कहता टेप है या क्या है, खान साहब अपने दोस्तों से कह रहे हैं, अपने जो करीबी हैं उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो साजिश है अमेरिका की, इसमें जनरल बाजवा शामिल है। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने साजिश की अमेरिका की मां पर मुझे घर भेजने के लिए। खान साहब बार बार कहते हैं ना, मैंने उन्हें कहा न्यूट्रल्स को कि जनाब आप न्यूट्रल ना हो, खुदा का खौफ करें। अगर वो कहते हैं उन्होंने खुल्लम खुल्ला वहाँ कुछ ऐसी बातें की हैं कि फौज के कुछ, ज़ाहिर बाजवा साहब का नाम लिया, कुछ और लोगों का भी नाम लिया होगा, ये तो कहते मैं जनरलों को जानता ही नहीं, लेकिन कुछ नाम शाम इन्होंने ऐसे लिए हैं जिससे ये वहाँ जो इनके खिलाफ गम गुस्सा है वो काफ़ी शदीद है खान साहब के। और खान साहब ज़रा सिक्योरिटी रिस्क तो वो पहले कह रहे हैं खान साहब को, तो वो भी कोई इनकी हेल्प के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वहाँ से कोई 1112 टाइप चीज़ नहीं आएगी। और ख़ान साहब ने आखिरकार पकड़े जाना है। पहले भी मैंने कहा था इन्होंने जेल की रोटी एक दफ़ा खानी ज़रूर है, और कितनी देर तक खाते रहते हैं ये अदालतों पे है और सबूतों पे है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।